Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I'm your mentor, रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है बायोगैस प्रोडक्शन। कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग बायोगैस जो हम लोग यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पहले इंट्रो देखते हैं। बायोगैस होती क्या है? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। बायोगैस क्या है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है और इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा मीथेन। इसीलिए बोला है प्रीडोमिनेंटली, जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है क्या? मीथेन हमारी। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो सबको पता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। CH4, ये होती है हमारी मीथेन। प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी। और कैसे प्रोड्यूस होगी ये जो हमारी बायोगैस है? माइक्रोब्स की हेल्प से, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी से। एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। और उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे? फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में हम लोग यूज करेंगे। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्या कि जो माइक्रोब्स है वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स को। इनकी कोई भी रिएक्शन चल रही है तो एक साइड क्या लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट, और एक साइड क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट भी निकलते हैं ना उसमें से, तो उसमें कुछ एंड प्रोडक्ट्स में गैसेस भी होती है। तो माइक्रोब्स की जो भी एक्टिविटी हो रही है उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं? गैसेस भी होती है। कब? जब वो लोग ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस। अब किस टाइप की गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी गैस एंड प्रोडक्ट बन रही है, वो डिपेंड करता है माइक्रोब के ऊपर कि तुम लोग कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हो और कौन सा तुम लोग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर रहे हो। कि तुम लोग माइक्रोब्स तो यूज कर रहे हो लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी तो यूज करोगे ना, तो वो कौन सा यूज कर रहे हो। इन द एग्जाम्पल्स में क्या है? स्टेटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो। जहां पे तुम लोग डो का फर्मेंटेशन कर रहे हो, चीज मेकिंग कर रहे हो या फिर बेवरेजेस बना रहे हो, तो कौन सी गैस हमारी प्रोड्यूस हो रही थी? जल्दी जल्दी से बताओ। CO2 प्रोड्यूस हो रही थी। वेरी गुड। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2। यहाँ पे क्या बोला? CO2 तो हमने देखा कि कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं। कहाँ पे? सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर, जो सेल्यूलोज है उनके ऊपर। एनारोबिकली मतलब विदाउट एनी ऑक्सीजन। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट में मीथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक तो हमारी मीथेन, फिर CO2 प्रोड्यूस करेंगे और क्या प्रोड्यूस करते हैं? H2। फिर नेक्स्ट देखो, दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिथेनोजेंस। इन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? मिथेनोजेंस बोलेंगे। देखो मिथेनो मतलब मीथेन और जेंस मतलब जनरेट करना। जो मीथेन को जनरेट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? मिथेनोजन। और इनमें से एक कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है? नाम ही बताएगा। मीथेन को जनरेट कर रहे हैं मिथेनोजन, तो बैक्टीरिया का नाम मीथेन से रख दो, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम नाम याद रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge। ये कहाँ पे होते हैं हमारे? फाउंड एनारोबिक स्लज के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था ना सीवेज ट्रीटमेंट में, एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट आ गया ना। These bacteria are also present in the rumen। rumen क्या होता है? पार्ट होता है स्टमक का। कैटल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जैसे जो रूमिनेंट्स होते हैं, काउ हो गई, बफेलो हो गई, इनके अंदर क्या? इनके रूमेन के अंदर भी, इनके स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कौन? हमारे मिथेनोजेंस। इसीलिए तो जो हमारा एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जो बफेलो का या काउ का एक्सक्रीटा होता है, उसके अंदर भी, उससे भी क्या होती है? बायोगैस प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी मिथेनोजेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. अब ये rumen के अंदर क्या काम करेंगे? हमने तो पढ़ा कि मिथेनोजेंस वहां पाए जाते हैं जहां पे क्या हो? सेल्यूलोज हो, सेल्यूलोजिक मटेरियल के ऊपर। तो इनका काम यही हो जाएगा कि ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज। अब देखो जो तुम्हारी क्या है, काउ है, बफेलो है, वो क्या खाती है? चारा खाती है ना, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट खाती है, प्लांट्स को खाती है, प्लांट्स के पत्तों को खाती है ना। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? उन सब में सेल्यूलोज प्रेजेंट है। तो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कराने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए ही उनके र्यूमेन में क्या प्रेजेंट होगा? मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं।
Do you think we human beings are able to digest the cellulose present in our food? क्या तुम लोगों को लगता है कि हम भी डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को? और अगर हाँ कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो हम लोगों को सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करो इसी वीडियो के अंदर। तो देखो यहाँ पे पहले क्या होता था, जब आदि मानव के टाइम में क्या था, जब हम लोग एंशियंट जो पीपल थे वो क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज थे वो तो पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको भी खाते थे, है ना, डालियों को, जो उनकी बेल थी उनको, है ना, उनको भी खाते थे, यानी कि सेल्यूलोज को खाते थे। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो उनके बॉडी में कुछ होना चाहिए। तो तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की सर्जरी भी कराई जाती है। जैसे किसी को पेट वगैरह में दर्द हो तो हो सकता है अपेंडिक्स में पेन हो रहा हो वो, तो इसीलिए अपेंडिक्स की सर्जरी कराते हैं और इसको हटा ही देते हैं। तो जो ये अपेंडिक्स है इसका पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये ही किसमें हेल्प करता है, सेल्यूलोज के डाइजेशन में। लेकिन अब तो तुम लोग नहीं खाते ना पेड़ पत्ते, अब तो नहीं खाते, इसीलिए अब ये कैसा ऑर्गन बन गया, ये बन गया एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो पुराने टाइम में यूज होते थे, लेकिन अब उनका काम कम हो चुका है, अब कोई यूज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थर्स द एक्सक्रीटा यानी कि जो डंग है कैटल का, कॉमनली कॉल्ड गोबर, इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। इसलिए गोबर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, इसीलिए गोबर गैस भी निकलती है ना, उससे गोबर गैस बनाते हो जिसको बायोगैस बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है डंग के अंदर। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक। अब बायोगैस प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एक कंक्रीट का टैंक होगा जो 10 से 15 फीट डीप होगा, गहरा होगा, इन विच बायोवेस्ट आर कलेक्टेड, जिसके अंदर जो भी बायोवेस्ट है तुम्हारा वो तुम कलेक्ट करोगे, और स्लरी ऑफ डंग इज फेड, और क्या डालोगे, स्लरी डालोगे डंग की, जो तुम लोगों ने गोबर अभी तुम लोगों की केटल से मिला ना तुम लोगों को, उसको क्या करोगे, स्लरी बनाओगे, घोल बनाओगे और डाल दोगे। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, और स्लरी के ऊपर क्या लगा दोगे, एक फ्लोटिंग कवर लगा दोगे, मतलब ढक्कन टाइप में, जैसे टंकी का ढक्कन होता है। विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस, जो क्या होता रहेगा, वो फ्लोट कर रहा है, तुम लोगों ने फिक्स तो किया नहीं है, तो जैसे जैसे तुम्हारे अंदर गैस की अमाउंट बढ़ेगी वो ढक्कन ऊपर उठता रहेगा, है ना, राइज करना शुरू कर देगा ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। द बायोगैस प्लांट हैज एन आउटलेट, बायोगैस प्लांट का एक आउटलेट भी होगा, मतलब कि जहां से निकलेगी तुम्हारी बायोगैस बाहर, विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप, जो किससे कनेक्ट होगा, एक पाइप से, टू सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाय हाउसेज। देखो यहाँ से ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वो ले लिया हम लोगों ने, टैंक ले लिया जो 10 to 15 फीट क्या है, डीप है। उसके अंदर क्या किया तुम लोगों ने, माइक्रोब्स डाल दिए, डंग वाटर, डंग की स्लरी भी डाल दी, और क्या कर दिया तुम लोगों ने, यहाँ से एक पाइप भी कनेक्ट कर दी ताकि तुम लोगों की जो गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू होम्स के अंदर जाती रहे, हाउसेज के अंदर। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। अब जो स्लरी यूज हो चुकी है तुम लोगों की, बायोगैस तो निकल गई, लेकिन यहाँ पे नीचे स्लरी भी तो बची होगी ना जो तुम लोगों ने यूज कर लिया, उसका क्या करोगे, उसको तुम लोग फर्टिलाइजर की तरह, मैन्योर की तरह, खाद बोलते हैं जिसको, अपने खेतों के अंदर, फार्म्स के अंदर डाल दोगे। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज, व्हाइल कैटल आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। अब रूरल एरियाज के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, कैटल डंग अच्छा खासा अमाउंट में अवेलेबल होता है क्योंकि एनिमल्स भी ज्यादा होंगे वहां पे। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, इसीलिए जो बायोगैस प्लांट है वो भी ज्यादातर कहाँ पे बनते हैं, रूरल एरियाज में। द बायोगैस थस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, अभी किस लिए यूज करते हो, कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस तुम लोगों को दिखाया हुआ है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ IARI. This is very important full form, IARI and KVIC. मोस्टली टाइम पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं पक्का, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि IARI क्या होता है बताओ, नीट में पक्का आते हैं, नर्सिंग में पक्का आते हैं। तो IARI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जितनी भी फुल फॉर्म आ रही है ना उसको अलग से एक कॉपी लगाओ और उसके ऊपर नोट करते रहो, या फिर जितने भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का 2 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आते ही आते हैं। तो आगे ये लिखा हुआ है कि विजिट करना कभी बायोगैस प्लांट को। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि बायो कंट्रोल, कोई लिविंग थिंग को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स का।
तो वो क्या बन जाएगा, बायो कंट्रोल एजेंट्स। लिविंग थिंग्स क्या कर रही है, कंट्रोलिंग एजेंट का काम कर रही है। तो देखो, बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। बायो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनको तुम लोग यूज करो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करो, किस लिए, जो प्लांट की डिजीज है और पेस्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल्स का यूज करके, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करके। देखो, साइड्स का मतलब होता है मारना, साइड CIDES वर्ड जहां पे भी आ जाएगा उसका मतलब है मारना। तो देखो यहाँ पे पेस्टी यानी कि पेस्ट को मारना, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट को मारना, ठीक है। दीज केमिकल आर टॉक्सिक, ये कैसे टॉक्सिक है, हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, पॉल्यूटिंग है सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल, क्रॉप, प्लांट सबको पॉल्यूट कर देंगे। हमारी जो सोइल है वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगी थ्रू द यूज ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड, साइड मतलब मारना, विड जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, मतलब जो हम लोग क्रॉप उगा रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा में जो थोड़ी घास घास सी मिल जाती है उनको बोलते हैं। फिर देखो, बायो कंट्रोल, biological control of pest and disease. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemical. अब एग्रीकल्चर के अंदर एक मेथड है कंट्रोल करने का पेस्ट को, जो रिलाई करता है, जिसका बेसिस क्या है, नेचुरल प्रिडेशन, ना कि केमिकल्स की। केमिकल के बजाय भी तुम लोग नेचुरली तरीके से भी रोक सकते हो जो भी तुम लोगों के पेस्ट है या डिजीज है हो रही है उनको। अ की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट, अब जो ऑर्गेनिक फार्मर है उसका क्या बिलीफ है, वो क्या मानता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो फर्दर्स हेल्थ, की बायोडाइवर्सिटी पहले मेंटेन करनी पड़ेगी हेल्थ से ज्यादा, तभी तो हेल्थ भी मेंटेन होएगी। द मोर वेराइटी लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज, जितनी ज्यादा वेराइटी होगी लैंडस्केप पे उतनी ज्यादा ही वो क्या है, सस्टेनेबल है, उतनी ज्यादा टाइम तक वो चलेगी। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट अ सिस्टम, इसीलिए जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो इस तरीके से वर्क करता है ताकि वो सिस्टम बना सके जहां पे insect that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of check and balances within a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices which often use chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field, fauna and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycle, pattern of feeding and habitat that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. अब देखो, ये जो पूरी स्टोरी बताई हुई है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ और फटाफट समझाती हूँ, तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे ये बोला है, अब तुम्हारे पापा मान लो फार्मर है, ठीक है, तो तुम लोग, लेकिन तुम हो मॉडर्न बच्चे, क्या यूज करना चाहते हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हो, केमिकल्स का यूज करते हो, किस लिए, बीमारियों से रोकने के लिए, तुम्हारे जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है उसके ऊपर बीमारी न लगे, जो पेस्ट है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, उनको कम